तो अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम डाल लीजिए गैसियस स्टेट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि गैसियस स्टेट में हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर को हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपके एनसीईआरटी में अगर हम देखें इसको तो स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से ये चैप्टर आपको दिखेगा। और स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से ये आपका 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का। और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, तो हम थोड़ी इसके रिगार्डिंग बहुत ही बेसिक चीज़ों से चीज़ों को शुरू करेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पास मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड एंड वन इज गैस। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं कि हमारे पास सर एक सॉलिड होता है, हमारे पास एक लिक्विड होता है और हमारे पास एक गैस होता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, सर हमने तो प्लाज्मा भी पढ़ा हुआ है, सर हमने तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी आप लोगों की बात से सहमत हूँ कि वो सब भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। बट हमारे जेई के सिलेबस में या हमारे एम्स के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कौन कौन से हैं? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अब इनको एक एक करके हम समझे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के लेके हम लोगों को बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। अगर हम थोड़ा सोचे सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत 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 ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो जब पार्टिकल्स एकदम टाइटली एक दूसरे से चिपके हुए हैं और कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड स्ट्रक्चर। तो इन केस ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा टाइट पैकिंग अपने को देखने को मिलती है। तो दिस इज टाइट पैकिंग। इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है, अगर हम बात करें कि सर लिक्विड के केस में चीज़ें कैसे होंगी, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा इसके रिगार्डिंग बताइए, थोड़ा इसके रिगार्डिंग सोचते हैं हम लोग कि लिक्विड में अपने को क्या देखने को मिलेगा। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक अगर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, मतलब उनके बीच में एक गैप होता है। अगर यहाँ बात करें तो वेरी टाइटली पैक्ड, और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हल्का सा पास पास ही होते हैं, बट एकदम टाइटली नहीं होते। तो यहाँ बोलते हैं सिर्फ टाइटली पैक्ड आप बोल सकते हैं। अब टाइटली पैकिंग किसी के लिए किसी और रेफरेंस में हो सकती है, किसी के किसी और रेफरेंस में हो सकती है। बातों को समझना है कि सॉलिड में एकदम पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस में उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन केस ऑफ गैस जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है क्या होती है, वेरी लूज पैकेजिंग। ये एक सिंपल फंडा हमें दिखता है कि अरेंजमेंट किस तरीके से करनी है। तो सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा टाइट होगी, लिक्विड में थोड़ा ठीक ठाक मॉडरेट, और अगर हम बात करें इन केस ऑफ गैस तो क्या होगा बताओ, लूजली पैक्ड होंगे। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जिसको हम कंपेयर करना यहाँ पसंद करते हैं, दैट डिफरेंस इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस? क्या मतलब होता है इसका? दो पार्टिकल के बीच का स्पेस। बिल्कुल सही। तो दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं दोस्त, उसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो आपको एक बात समझनी है यहाँ पे कि इन केस ऑफ सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल बी मिनिमम। अगर हम लिखें यहाँ पे तो सर जी यहाँ पे ये मिनिमम होगा। इन केस ऑफ लिक्विड हम बोलते हैं दोनों के बीच में होगा, तो दिस वी कैन कॉल एज इंटरमीडिएट। एंड इन केस ऑफ गैस वी कैन कॉल इट एज मैक्सिमम। गैस में ये जो होगा सबसे ज्यादा होगा। तो सॉलिड में एकदम पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होंगे। द थर्ड फैक्टर ऑन विच वी कैन डिस्टिंग्विश दिस थ्री इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो क्या लगता है आपको कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा अपने को? जल्दी सॉलिड। बताइए। सॉलिड। यस। सो इन केस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को देखने को मिलेगा सॉलिड में। तो मैक्सिमम इन दिस केस अगेन वी कैन राइट एज इंटरमीडिएट। यहाँ लिख लेता हूँ एक बार के लिए आप लोगों को दोबारा से, इंटरमीडिएट। एंड इन केस ऑफ गैसेस वी कैन से दैट दिस इज मिनिमम। तो मैक्सिमम, इंटरमीडिएट एंड मिनिमम। Now the next factor on which we can distinguish these is काइनेटिक एनर्जी। तो अगला फैक्टर है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या मतलब है भाई मेरा, फिर से यहाँ पे,
तो काइनेटिक एनर्जी से मतलब है कि मॉलिक्यूल्स में मूव करने की इच्छा सबसे ज्यादा किस में होगी, कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ वहां भागना पसंद करेगा, एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करेगा। तो अगर हम इस बेसिस पे चीजों को डिस्टिंग्विश करें तो हम लोग निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो सॉलिड में होगी सबसे मिनिमम होगी, इन केस ऑफ लिक्विड इट विल बी इंटरमीडिएट, और गैस के पार्टिकल हम सब लोग जानते हैं कि मूव करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर होगा, अगर आप उसको खोल देंगे तो जो गैस अंदर पैक थी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, हाँ या ना? तो मूव कर रहा है क्या ठाकुर साहब? हाँ ठीक है, सर। चलिए ओके। तो चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, कौन कौन से और फैक्टर्स है जिसको हम कंपेयर करना चाहेंगे। तो एक तो आपने बचपन में पढ़ा होगा यार कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। इन केस ऑफ लिक्विड इसका सिर्फ क्या होता है, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम ओनली। इसका जो शेप होता है इट ऑक्यूपाइज द शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। और इन केस ऑफ गैसेस अगर हम बात करें तो ना ही इनका डेफिनेट शेप होता है ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। सर स्लाइम को किस में रखेंगे? क्या बोल रहे हो दोस्त? लाइम को किस में रखेंगे? लाइम? स्लाइम स्लाइम। स्लाइम का तो यार स्लेकेट लाइम जो होता है, स्लाइम जो तो सॉल्यूशन की फॉर्म में आता है, वो वो नहीं सॉल्यूशन। वो नहीं वो वाला स्लाइम नहीं। तो कौन सा स्लाइम की बात कर रहे हो? एक क्ले जैसा स्लाइम नहीं आता है? नहीं पता यार मुझे, एक क्ले जैसा रबरी रबरी स्लाइम आता है। नहीं आइडिया दोस्त मुझे, नहीं देखा मैंने कभी। ठीक है, जैसे ठीक है। आपके मन में आता होगा जैसे जेल को कहाँ रखेंगे, सॉलिड हाँ में? हाँ हाँ, एक तरह से जेली हुआ वो। ओके, तो एक तो जेल ही हुआ आपके मन में कि जेल को कहाँ डालेंगे। तो जेल को दोस्त हम सॉलिड में डालेंगे, क्योंकि आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि लिक्विड एंड गैस दे आर टर्म्ड एज फ्लूइड्स, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। एंड फ्लूइड्स मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो। सो आई थिंक ऑन दिस बेसिस यू कैन क्वांटिफाई द थिंग्स कि चीजें कहाँ पे आ रही है कहाँ पे जा रही है। तो जो जेल होता है आई थिंक वो फ्लो नहीं हो पाता है जब तक वो सॉलिड फॉर्म में हो, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सॉलिड ओनली। ठीक है, हाँ सर। नाउ लेट मी टेक वन मोर फैक्टर, दैट इज द फैक्टर ऑफ compressibility. So suppose if I am going to talk about compressibility, what is the meaning of compressibility? कि हम उसको कितना दबा सकते हैं, कितना उसको compress कर सकते हैं। तो in case of solids आप जानते हैं कि solids are incompressible, so minimum। लिक्विड्स नॉर्मल कंडीशंस, हमारे लेवल पे लिक्विड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, बट ऑन अप्लाइंग वेरी 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 हाई प्रेशर यू कैन कंप्रेस द लिक्विड ऑल्सो, बट वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है उसके अंदर। तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख दीजिए फिर से। सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज इन बिटवीन द सॉलिड्स एंड गैसेस, एंड इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस को तो आप मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं। इनफैक्ट गैसेस को आप इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आ जाएंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो काफी दूर 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 हैं। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि सारे पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे, सो दैट गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और अगर आपने उसको और प्रेशर लगाया और पास लाने की कोशिश की, देन दैट लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ये बात समझ में आती है आपको ठाकुर जी कि गैस में यस मॉलिक्यूल सर। दूर दूर होते हैं, उसको आप दबाएंगे कंप्रेस करेंगे तो वो पास पास आएगा, और जो पास पास आएगा तो फिर वो लिक्विड बन जाएगा, और पास आएगा तो सॉलिड बन जाएगा। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश करते हैं। इसमें एक बात जो समझने वाली है वो बात ये है कि गैस हमें क्लास 11th में पढ़ना है, लिक्विड एंड सॉलिड जो है हम लोग क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। पहले सॉलिड क्लास 12th में था, फिर क्लास 11th में आया, फिर वापस क्लास 12th में गया, और अब उसको एनसीईआरटी या बोर्ड के सिलेबस से हटा ही दिया गया है। बट जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, एम्स हो गया, आईआईटी हो गया, उन सब में सॉलिड के सवाल आते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में सॉलिड आज भी है, अभी भी है। ठीक है, तो सॉलिड जब हम पढ़ेंगे तो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 11th में हम लोग सिर्फ गैसियस स्टेट को पढ़ेंगे। अब जब हमने गैस के रिगार्डिंग इतना कुछ पढ़ लिया, इतना हम उसके डिफरेंस को जान चुके हैं, तो गैस की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ बातें कर देंगे अब
we will talk about measurable properties of gases. So let us talk about measurable properties of gases. गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हैं और कैसे उसको मेजर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम किस प्रॉपर्टी के साथ डील करना चाहेंगे, द फर्स्ट प्रॉपर्टी कैन बी वी वांट टू डील विथ मास, और मास से मतलब हमारे यहाँ पे क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी ऑफ गैस को या तो आप मास में बोल दीजिए, मास के टर्म में, या आप डिफाइन कर दीजिए मोल्स के टर्म पे कि हमारे पास इतना गैस का मास है या इतने उसके मोल्स है। मास को मेजर कैसे करते हैं, सवाल अब ये उठता है कि सर मास ऑफ द गैस हम इसको मेजर कैसे करेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो भैया गैस के मास को मेजर करने का बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है हमारे पास। पर क्या तरीका है, देखिए सपोज पहले आपने एक खाली कंटेनर लिया, दिस इज अ एम्प्टी कंटेनर, और इस एम्प्टी कंटेनर का जो वेट है दैट इज सपोज W1 ग्राम। अब आपने इसके अंदर कोई गैस डाल दी, ठीक है, तो आपने इसके अंदर एक प्योर गैस इंसर्ट की, और गैस डालने के बाद जब इस कंटेनर में गैस आ जाएगी तो इसका वेट जो है बढ़ के W2 ग्राम हो गया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ठाकुर जी कि वेट ऑफ गैस कितना होगा, तो क्या बोलेंगे बताइए? W2 माइनस W1। बिल्कुल से W2 माइनस W1 करेंगे तो दिस विल बी द वेट ऑफ गैस। मेरा थोड़ा गला खराब है आज यार, मैं मतलब आधे घंटे 40 मिनट पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, उसके बाद हम मंडे क्लास कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो W गैस इज इक्वल टू W2 माइनस W1 ग्राम। अब ठाकुर जी मैं बोलूं आपसे कि आप इस गैस के मोल्स में निकाल लिए, तो मोल्स निकालना तो बहुत आसान है, दैट इज W ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ गैस आ जाएंगे सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से हम गैस का जो है मोल्स को निकालना पसंद करते हैं, ठीक है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम निकालते हैं गैस के लिए, दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फिलहाल जो हमारे 11th-12th के लेवल पे है, हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारे कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका होगा, गैस का हो जाएगा। सपोज आपके घर में अभी एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है, तो अभी एलपीजी की सारी गैस उस सिलेंडर के अंदर बंद है ना भाई, बट अगर आप उस सिलेंडर को खोल देंगे तो पूरी गैस आपके घर में फैल जाएगी। और अगर मैं तब आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि उस गैस का वॉल्यूम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए? जो रूम का वॉल्यूम होगा। हाँ, जो आपके रूम का वॉल्यूम होगा, जो आपके घर का वॉल्यूम होगा, मतलब फिलहाल दैट इज इन द कंटेनर, बट जैसे आप उसको खोल देंगे तो पूरे घर में फैल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, पूरे घर का वॉल्यूम हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड एज, और इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ ना वॉल्यूम को रिलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। उन टर्म्स को हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन सी यूनिट्स में हम यूज करते हैं और कैसे उसको रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके पास जिसको आप यूज करते हैं। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब मैं चाहता हूं कि क्या आप ठाकुर जी यहां से प्रूव कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होगा? कैन यू प्रूव दिस? यू नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कैन यू प्रूव दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 ml? आई वांट यू टू ट्राई इट आउट एंड प्रूव इट। सर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है। Yes, 1 meter cube is equal to 1000 liter. It is given to you.
एंड यू नीड टू प्रूव दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होगा. हाँ सर होगा. Okay, how are you proving it? Can you please tell me? सर 1 मीटर क्यूब को लिख सकते हैं 1 × 1 × 1, तो 1/100, 1/100 × 1/100. Yes, very good. So this can be proved very easily, that 1 meter cube is equal to 1 meter into 1 meter into 1 meter, and that is equal to 1000 liters. So we can say that 1 meter means 100 centimeters. So we can say that 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter is equal to 1000 liters. So we can say that 10 की power 6 centimeter cube is equal to 1000 into 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 centimeter cube will be equal to 1 ml. This can be proved very easily now. So this is the second result that we use. Then we also know that 1 decimeter cube is equal to 1 liter. So dm cube, that can again be proved from here, that 1 meter is equal to 10 decimeter into 10 decimeter into 10 decimeter. So 1 dm cube will be equal to 1 liter. ठीक है. तो ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनका आप यूज करते हैं इन केस ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. और यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है, इसी सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोला जाता है. सीसी, जो गाड़ियों का इंजन होता है 150 सीसी, 200 सीसी, 1200 सीसी गाड़ियों का जो इंजन होता है, दैट सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर. दैट सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आती है. ठीक है. ओके. So this was the second parameter, volume. Now let us come to the third parameter, that is pressure. या प्रेशर से पहले हम लोग टेम्परेचर देख लेते हैं. तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया है कि टेम्परेचर इन केमिस्ट्री और इन द होल साइंस, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. So we love to take the temperature values only in the Kelvin while solving the numericals or while showing any data. तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या रिलेशनशिप होता है हमारे पास, तो जब टेम्परेचर केल्विन में आपको निकालना होता है ना, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273.15 होता है. तो इस 273.15 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं एंड वी सिंपली यूज इट एज T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. अगर हम इतना ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा. तो सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज अगर मैं बोलूँ आपसे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करिए तो कितना आएगा, बताइए ठाकुर जी. यस. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 273 प्लस 27, so this is equal to 300 Kelvin. Similarly, if I talk about 0 degree centigrade, so 0 degree centigrade will simply mean 273 degree Kelvin. 273 Kelvin. And 100 degree centigrade will mean 373 Kelvin. तो इस तरीके से हम चीजों को, केल्विन सर माइनस में जा सकता है. हाँ बिल्कुल. कौन सा केल्विन स्केल? हाँ नहीं भाई, केल्विन स्केल की लोवेस्ट वैल्यू 0 होती है. वो क्यों होती है हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसकी लोवेस्ट वैल्यू जो होती है दैट इज 0 केल्विन. एंड 0 केल्विन मतलब अगर हम बात करें कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन होता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो. इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो बुलाते हैं. क्यों ऐसा बुलाते हैं, क्या होगा, ये कहानी आगे आएगी हमारे सामने. बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि 0 केल्विन इज द लोवेस्ट वैल्यू. इससे नीचे आप नहीं जा सकते. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट पैरामीटर, तो टेम्परेचर देख लिया हम लोगों ने. द नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रेशर, कि हम लोग प्रेशर कैसे निकालेंगे. तो प्रेशर निकालने के लिए देखो यार, सिंपल सी बात है. अगर हम सॉलिड की पहले बात करें कि सपोज आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि मैंने ग्राउंड पे एक अगर मैंने बॉडी रख दी ऐसे, सपोज ऑन द ग्राउंड आई एम हैविंग अ बॉडी एंड द हाइट ऑफ दिस बॉडी इज सपोज h. The height of this body is h, the mass of this body is m, and suppose the density of this body is d. तो मैंने ये सब चीज़ें यहाँ लिख दी. अगर मैं बात करूँ प्रेशर का क्या मतलब होगा, तो प्रेशर का मतलब हम लोग सब जानते हैं कि प्रेशर मतलब क्या होता है दोस्त,
फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो सिंपली हम बोल हाँ सकते सर। हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये बॉडी जो है कितना फोर्स लगा रही होगी, तो तुम क्या बोलोगे भाई कि सर इसका मास m है और नीचे की तरफ g हो जाएगा, तो फोर्स अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो इट विल बी इक्वल टू m इंटू जी, है ना, मास इंटू जी अपॉन एरिया। ठीक है, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूं, ऊपर भी h से इंटू करता हूं, नीचे भी h से इंटू कर देता हूं, तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कि प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए, मास अपॉन एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या आ जाएगा बताइए, वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू जी इंटू एच। और मास बाई वॉल्यूम क्या होता है बताइए, डेंसिटी। डेंसिटी। तो एच डी जी इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, या इसको आप लोगों ने कभी बचपन में पढ़ा भी होगा, तो एच रो जी बोलते हैं, एच रो जी, जहाँ पे डी मतलब डेंसिटी है, एंड डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अनदर सिंबल ऑल्सो, दैट सिंबल इज रो। ये ऐसे लिखते हैं पी की तरह। रो तो सर इलेक्ट्रिसिटी में भी होता था हाँ, ना। उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, सेम सिंबल। ठीक है, तो आप इसको एच डी जी बोल दीजिए या एच रो जी बोल दीजिए। रो मीन्स डेंसिटी ऑल्सो इन केस ऑफ, इस तरीके से, मतलब एक ही सिंबल को अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका अलग अलग जगह अलग अलग इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, तो हाँ इसका सर। मतलब हुआ कि ये जो बॉडी थी, ये बॉडी कितना प्रेशर लगा रही होगी जी, ये लगा रही होगी एच डी जी के बराबर ये प्रेशर लगा रही होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई, तो मुझे बताना कि सपोज ये जमीन है, ये अगर जमीन है, तो यहां मैंने एक बॉडी रख दी, ये रही बॉडी। इस बॉडी की डेंसिटी सपोज d1 है, इसकी हाइट सपोज h1 है, और मैंने इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रख दी, इस बॉडी की डेंसिटी d2 है और इसकी हाइट h2 है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि एक की हाइट d1 है, h1 है, d2 h2 है, तो इस पॉइंट पे या इस सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, द टोटल हाइट और प्रेशर। डेंसिटी को ऐड कर देंगे। Yes, so we can say that h1 d1 g plus h2 d2 g, so that will be the total pressure felt on this surface। इसके कारण प्लस इसके कारण दोनों के प्रेशर को हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर मैं सेम इसी तरीके से पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इस लेयर पे, इस वाले ब्लॉक के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। सो एट दिस पॉइंट वी कैन से दैट प्रेशर विल बी सिंपली इक्वल टू, इस पॉइंट पे कितना होगा, H2 D2 जी। G, जी। क्योंकि जो चीज ऊपर होगी वही तो नीचे वाले पे प्रेशर लगाएगी, है ना। तो आपको समझना है कि अगर मैं इसी जगह पे निकालता तो ऐसे हो जाता। मैंने यहाँ पे एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं किया। अगर मैं एटमॉस्फेयर को कंसीडर करता तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ता कि ऊपर तो एटमॉस्फेयर भी है ना। उसके प्रेशर को हम अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, हम अभी एयर के बारे में हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सॉलिड्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि सॉलिड्स में चीज़ों को किस तरीके से डील करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से लिक्विड में आ जाऊं कि लिक्विड में किस तरीके से कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो समझने की कोशिश करो दोस्त कि अगर कोई लिक्विड है, तो मैंने इस कॉलम के अंदर एक लिक्विड भर दिया है, and height of this column is suppose h, the density of this column is d। तो if I am going to ask कि इस वाले सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, your answer will be simply pressure will be equal to what, h d g। so in case of liquid also the pressure will be remain same तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, and that is equal to h d g। ओके, थोड़ा चीज़ों को और समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइएगा कि अगर मैंने सपोज यहाँ पे एक कंटेनर लिया, तो दिस इज अ कंटेनर विथ मी, और मैंने यहाँ पे पानी भर दिया। सपोज मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क किए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पॉइंट बी, एंड दे बोथ पॉइंट्स आर एट द सेम हाइट,
जो हाइट यहाँ पे है वही हाइट यहाँ पे है। तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। सो प्रेशर ऑफ ए इज मोर देन प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी इज मोर देन प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। यह हमसे ना हो पाएगा, कैनॉट बी डिटरमाइंड। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस बाय विच ऑप्शन यू विल बी गोइंग टू, बताइए। दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है कि सर यहाँ पे भी अगर सेम चीज प्रेशर लगा रहा है तो यहाँ पे भी प्रेशर एच रो जी होगा, यहाँ पे प्रेशर एच रो जी होगा, बिकॉज हाइट इज सेम। सो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। इट मीन्स दैट वी कैन से कि पानी में एक लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। एम आई करेक्ट? एक लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। अगर आप इक्वल लेवल पे घूम रहे होंगे तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज इस पॉइंट को हम लोग आगे यूज करेंगे और बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं। सो वी विल यूज दिस पॉइंट कि चीजें कैसे होंगी, क्या होगा यहाँ पे। ठीक है यार, ये चीज यहाँ से हट क्यों नहीं रही? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी ठाकुर जी? हाँ सर। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ बातें कर लेते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही थी। तो अब सपोज लेट अस टेक एग्जांपल, वी विल नॉट टॉक अबाउट द प्रेशर ऑफ गैसेस, कि गैस का प्रेशर हम लोग कैसे नापेंगे और कैसे सोचेंगे। तो सपोज अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक कमरा है या एक जगह है जिसकी हाइट h है और इसके अंदर मैंने एक गैस डाल दी, जिस गैस की डेंसिटी सपोज d है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा तो क्या बोलेंगे, बताइए। क्या आप प्रेशर ऑफ गैस को सिंपल बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस एच डी जी के बराबर होगा? इस बार भी नो सर, कभी ऊपर ज्यादा गैस होगा, कभी नीचे ज्यादा गैस होगा। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मतलब गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको समझने की कोशिश करनी है कि जो गैस है वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो तो सर वॉल्स पे ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हाँ वही बता रहा हूँ भाई, वही तो बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ गैसेस आप एच डी जी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो गैस है उसका प्रेशर एक्सर्ट करने का जो कंसेप्ट है वो अलग है। जब गैस किसी दीवार से जाके टकराती है तब वहां पे मोमेंटम फोर्स का ट्रांसफर होता है और तब वहां पे गैस जो है प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो गैसेस का ऐसा नहीं होता कि सर सारी की सारी गैसेस जो है नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है, नहीं। ये गैस हर तरफ मूव कर सकती है, तो ये हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगा रही है। मतलब इससे टकराएगी, यहाँ टकराएगी, नीचे टकराएगी। तो एक गैस जो है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाती है, जबकि सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया, इनका सारा प्रेशर कहाँ होता है, बताइए। इनका सारा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं ठाकुर जी? हाँ सर। जो गैस होता है वो यूनिफॉर्मली लगाता है। तो इसका मतलब ये निकल के आया सर कि हम लोग एच डी जी लगा के गैस के प्रेशर को नहीं निकाल सकते हैं। तो सर फिर गैस के प्रेशर को निकालेंगे कैसे, थोड़ा ये बताओ कि गैस के प्रेशर को कैसे निकालेंगे। तो गैस के प्रेशर को निकालने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइस होती है, मैनोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया। वो दोनों कैसे काम करते हैं थोड़ा सा उसको एक बार समझ लेते हैं कि मैनोमीटर की वर्किंग कैसे होती है या बैरोमीटर की वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैरोमीटर की। इसमें क्या करते हैं, देखो दोस्त ध्यान से थोड़ा सा। हमने एक कंटेनर लिया ऐसे, इस कंटेनर को हम लोग फिल कर देते हैं मरकरी से। मरकरी ही क्यों लेते हैं, क्या होता है, हम बातें करेंगे लेकिन थोड़ा समय के बाद। तो सपोज मैंने इसको मरकरी से जनरली फिल कर दिया। आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमने इसको ले लिया मरकरी। और आपने क्या किया, यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्यूब डाल दी कुछ इस तरीके से। ये ट्यूब एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम है। तो अब एक बातों को समझिएगा ठाकुर जी, यहाँ पे गैस के खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ओपन कंटेनर है तो गैस यहाँ डांस कर रही होगी, नाच रही होगी, गैस है ना? हाँ सर। अब जो ये गैस है, ये गैस प्रेशर लगा रही होगी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, हाँ या ना? हाँ सर।
तो अगर ये गैस लिक्विड के सरफेस से प्रेशर लगाएगी तो ये गैस लिक्विड को दबाएगी, तो लिक्विड का लेवल इस ट्यूब में क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर। इस तरीके से। और कब तक बढ़ेगा? जब तक गैस का प्रेशर और अंदर पूरा बराबर प्रेशर इक्वल ना हो जाए। इस पॉइंट पे फिलहाल कुछ भी नहीं है, नो एयर, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे वैक्यूम। अब आप समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बातों को, शायद चीजें दिखेंगी आपको, कोशिश करेंगे तो। अगर मैं बात करूं कि लिक्विड के सरफेस पे इस पॉइंट पे कौन प्रेशर लगा रहा है, तो दिस इज सपोज पॉइंट नंबर 1। तो इफ आई एम गोइंग टू आस्क दैट पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर कौन लगा रहा है, द आंसर विल बी एयर, एटमॉस्फेयर। यस और नो? यस सर। अगर मैं बोलूं कि दिस इज पॉइंट नंबर 2, तो पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कौन लगा रहा है? ऑन पॉइंट नंबर 2 द प्रेशर इज मरकरी। ड्यू टू दिस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। And suppose this is point number 3, so I can say कि on point number 3 the pressure is only due to air. So we can say that point number 1 पे pressure air के कारण है, point number 2 पे it is due to mercury, and point number 3 पे it is due to air. And now point 1, 2 and 3 are on the same level, so we can say that pressure on point number 1 will be equal to pressure on point number 2 will be equal to pressure on point number 3. Yes or no? Yes sir. तो प्रेशर एट पॉइंट नंबर 1 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ड्यू टू एयर, दिस इज ऑल्सो प्रेशर ड्यू टू एयर, एंड दिस इज प्रेशर ड्यू टू मरकरी। नाउ माय फ्रेंड, वी नो वी कैन मेजर दिस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की कितना ऊपर तक चढ़ा है वो। सो P1 इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एयर, एंड दैट इज इक्वल टू P2, दैट इज प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम, एंड प्रेशर ड्यू टू मरकरी कॉलम लिक्विड के कारण जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू H rho G. So pressure due to air can be calculated in terms of mercury. So pressure due to air is equal to H rho G आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होके आता है। अब यहाँ पे कितनी हाइट होती है मरकरी कॉलम की, मैं ये बता दूं आपको कि मरकरी कॉलम की जो यहाँ पे हाइट देखी जाती है वो देखी जाती है 760 mm या 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। जो डेंसिटी ऑफ मरकरी कॉलम है, डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी की रो ऑफ Hg इज 13.6 ग्राम पर ml, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। और अगर आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करिएगा, हाइट को पुट करिएगा, डेंसिटी को पुट करिएगा और G को पुट करिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सब कुछ आप SI में डालिएगा, सब कुछ आप SI में कन्वर्ट करके डालिएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी that value will be pressure of air will be equal to 1.013 into 10 की पावर 5, और प्रेशर की SI यूनिट होती है पास्कल्स। तो प्रेशर ऑफ एयर आपके पास इतना आता है कैलकुलेट करने के बाद, उन सारी वैल्यूज को वहां पुट करने के बाद। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें और थोड़ी यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रेशर ऑफ एयर आपने निकाल लिया बहुत आराम तरीके से, तो आप इस प्रेशर को एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी बोलते हैं। सो दिस प्रेशर इज रेफर्ड एज 1 atm. सो 1 atm इज रेफर्ड एज 1.013 into 10 की पावर 5 पास्कल्स, और इट इज रेफर्ड एज 1.013 बार, और इट इज रेफर्ड एज 760 mm of Hg, और इट इज रेफर्ड एज 760 टॉर। ये टॉर और Hg क्यों आया? ये जो साइंटिस्ट थे, ये जिन्होंने काम किया था, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट वाज टॉर्सेली, तो उनको याद करने के चक्कर में, उनके नाम के चक्कर में इसका नाम हमने टॉर रख दिया। बट यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि जो एटमॉस्फेयर की डायमेंशन, दिस इज द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये डायमेंशन एटमॉस्फेयर की जो है 1 atm, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बट mm ऑफ Hg इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, दिस इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि आप प्रेशर को रिलेट कर रहे हैं लेंथ से, तो डायमेंशनली ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, बट सिर्फ ऐसा माना जाता है। मतलब अगर आप इस 760 mm ऑफ Hg में, इस हाइट में, अगर आप डेंसिटी ऑफ Hg
और अगर आप इसमें G की वैल्यू इंटू कर देंगे तब आपके पास प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। लेकिन हम अगर सिर्फ सर Hg का डेंसिटी चेंज हो गया तो यार Hg का डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगा? ठंडा कर देंगे। तो ठंडा जब कर देंगे तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा फिर तो। हाँ हम यहाँ पे जब इस काम को कर रहे हैं तो वी आर डूइंग इट इन ओपन कंटेनर। जब ओपन कंटेनर में कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो कंटेनर है वो हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो जो टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट का है वही टेम्परेचर हमारे मरकरी कॉलम का भी है, और वही हमारे मरकरी की फिर डेंसिटी भी आएगी। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी एट नॉर्मल कंडीशंस। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, फिर वो 1 atm के बराबर ही नहीं आएगा। हम तो यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं 1 atm से, सो इट मीन्स जो वातावरण का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर किसका है, हमारे मरकरी कॉलम का भी है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो तो जो मेन पॉइंट समझने वाली चीज है वो ये है कि आपको समझना है यहाँ पे कि एटीएम जो है दैट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर एंड एमएम ऑफ एचजी इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। बट हम उसको सिर्फ ऐसे ही रिलेट कर रहे हैं क्योंकि एमएम ऑफ एचजी अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। हम डेंसिटी और जी के फैक्टर को इग्नोर करके बस रिलेट कर रहे हैं, जो सिर्फ बस तरीका है और कुछ नहीं। इट इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आती है। ठीक है। हाँ सर। तो दिस इज द केस ऑफ बैरोमीटर। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्या होता है, इन एग्जाम कई बार जो केस आता है हमारे पास वो केस आ जाता है फॉल्टी बैरोमीटर का। Whenever the numerical comes on barometer, the numerical is of faulty barometer. तो faulty barometer का numerical मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे वैक्यूम के बदले कोई एयर ट्रैप है। तो अगर कोई यहाँ पे गैस, मतलब एयर मत बोलो इसको, हम लोग सपोज को गैस बोल देते हैं कि यहाँ पे एक गैस ट्रैप है। तो अगर यहाँ पे एक गैस ट्रैप है तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बताइए। प्रेशर एट पॉइंट 1 was equal to pressure of air and that will be equal to pressure at point 2, and pressure at point 2 मतलब pressure due to mercury प्लस प्रेशर ड्यू टू दैट गैस। तो प्रेशर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मरकरी प्लस प्रेशर ऑफ गैस बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। आपको सब गिवन होगा, जो अननोन होगा आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, बट सिंपल सा वेरिएशन है। आई होप आपको समझ में आता है। यहाँ पे वैक्यूम क्यों रखा गया था, और अगर आप कोई गैस ले आएंगे तो भैया पॉइंट 2 पे वो गैस का प्रेशर भी तो आएगा ना, लिक्विड के साथ साथ। हाँ सर। आपको उस गैस के प्रेशर को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज द केस ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर। मन में एक और सवाल उठता है हमारे, वो सवाल ये उठता है कि सर आपने मरकरी को ही क्यों यूज किया। तो उसका सिंपल सा रीजन है बेटा कि अमंग द नोन लिक्विड्स मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अगर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, समझिए, अगर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, कहाँ गया, जी तो कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ एयर भी हमने मान लिया 1 atm कांस्टेंट ही आना है। तो आप समझिए कि अगर हम 1 atm इज इक्वल टू सपोज हाइट ले ले, एक h ले ले, एक ρ1 ले ले और एक g ले ले, तो हमें प्रेशर ऑफ एयर ही अगर निकालना है तो 1 atm इज अ कांस्टेंट वैल्यू, g इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइट क्या होगी बताओ, कम होगी, है ना। यस सर। और अगर डेंसिटी कम होगी तो हाइट क्या होगी दोस्त, ज्यादा। ज्यादा होगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं ठाकुर जी, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। तो हुआ ये कि अगर आप मरकरी यूज करेंगे तो आपको 1 atm नापने के लिए सिर्फ चाहिए होगा 0.76 मीटर्स, अगर आप मरकरी यूज कर रहे हैं। बट अगर आप पानी यूज करेंगे तो आप जब कैलकुलेट करिएगा सेम चीजों में, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो आपको जो हाइट चाहिए होगी वो चाहिए होगी 10.3 मीटर्स अगर आप वाटर यूज करेंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या आप कंधे पे 1 मीटर मतलब 0.76 मीटर का ट्यूब लेके कैरी करना पसंद करेंगे प्रेशर नापने के लिए, कि 10.3 मीटर का ट्यूब लेके कैरी करना पसंद करेंगे। सो द आंसर विल बी 1 मीटर वाला। ऑब्वियसली, है ना। तो दैट्स व्हाई वी यूज मरकरी। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। एंड सेकेंड रीजन इज, जो मरकरी होता है ना वो चिपकता नहीं है शीशे के ऊपर। कभी आपने देखा होगा जो थर्मोमीटर वगैरह होता है हाँ वो सर, मरकरी का बना फेसबुक होता पे देखे थे। है, वो जो थर्मोमीटर होता है वो मरकरी का बना होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपका रीडिंग होगा और मरकरी अगर ग्लास में स्टिक हो रहा होगा तो क्या आपको कभी एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, क्योंकि वो तो ग्लास में नो चिपक सर। चुका है। अब उसके एक्यूरेट मरकरी के लेवल का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मरकरी या तो पूरा ऊपर चढ़ेगा या पूरा नीचे आएगा ताकि आप उसके एक्यूरेट लेवल का पता लगा सके। तो जो इसका नॉन स्टिकी नेचर होता है वो दूसरा बेनिफिट करता है मरकरी को यूज करने के लिए। तो दीज आर द टू बेनिफिट्स जो आपको मरकरी के यूज से मिलती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बैरोमीटर का केस।
फिर हम बात कर लेते हैं कि मैनोमीटर क्या होता है। तो मैनोमीटर के थ्रू भी हम लोग प्रेशर को निकालते हैं। तो मैनोमीटर के थ्रू हम लोग कैसे निकालते हैं प्रेशर को, मैं थोड़ा आपको बता दूं। मैं नया पेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ आपको, मैनोमीटर वाला केस अच्छा आ गया। तो इन केस ऑफ मैनोमीटर दोस्त, आप सपोज एक कंटेनर लेते हैं ऐसा, और उस कंटेनर से आप एक ट्यूब को ऐसे जोड़ देते हैं। अंदर पे आपके पास एक गैस होती है, और यहां पे आपने एक लिक्विड डाल दिया है। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके, एंड सपोज दिस ट्यूब इज ओपन फ्रॉम द अबव। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पॉइंट पे गैस जो है वो इस पॉइंट पे कौन प्रेशर लगा रहा होगा? तो एट दिस पॉइंट आई कैन से प्रेशर लगा रहा होगा गैस, हाँ या ना? हाँ सर। और सेम लेवल, पानी का जो लेवल यहाँ पे है, पानी के उसी लेवल पे जो प्रेशर होगा, सो दिस P विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। हाँ सर। और P पे कितना प्रेशर है दोस्त? P पे प्रेशर होगा इस हाइट के बराबर, प्लस ऊपर से खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, है ना? सो दिस P विल बी, अगर मैं बोलूं आपसे कि प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू क्या होगा, तो बताइए। इट विल बी इक्वल टू H रो G प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर। अच्छा, सेकेंड केस कैन बी कि ये पानी का लेवल नीचे हो। उस केस में सोच लेते हैं एक बार कि सपोज मैंने पानी का लेवल भी ऊपर बनाया था। एक केस पहले ये कर लेते हैं कि जब पानी का लेवल सेम हो, या जो भी आप लिक्विड डाल रहे हैं, एनी लिक्विड, नॉट पानी ओनली, कोई भी लिक्विड अगर डाल रहे हैं, उसका लेवल जो यहाँ पे सेम लेवल यहाँ पे है। तो इस केस में बताइए क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा? बताइए। इस बार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर हो जाएगा सीधे? PATM। वेरी गुड। सो इन दिस केस प्रेशर ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू प्रेशर ऑफ ATM। बिल्कुल सिंपल दिख रहा है आपको। और तीसरा अगर हम बात करते हैं कि सपोज अगर हम इन द थर्ड केस, सपोज अगर हम लेवल को उधर से कम कर दें, ऐसे, ये है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हम गैस के प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा बताइए। ये रहा प्रेशर। तो आप सिंपल क्या करिए, इस पॉइंट पे आपको पता है कि हाइट क्या होगी, तो आप जानते हैं कि दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट। तो P ऑफ गैस जो होगा, प्रेशर ऑफ गैस प्लस H रो G विल बी इक्वल टू PATM, हाँ या ना? यस सर। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने मैनोमीटर को तीनों केस दिखा दिए। हमारे कंटेनर के अंदर गैस है भाई, यहाँ पे गैस है। तो प्रेशर कैसे नापते हैं? मैनोमीटर, बैरोमीटर, वॉल्यूम कैसे नापते हैं, टेम्परेचर कैसे नापते हैं, मास कैसे नापते हैं। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वास्तव तुम ही हो, यस तो सर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम गैस के लॉस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक लेक्चर था आज, हम चीज़ों को समझा बेसिक लेवल पे कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द गैस लॉस।